नमस्कार दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट इसे ज्वाइन करने का सपना देखते हैं, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण या फिर कई बार गलत जानकारी होने के कारण उनका यह सपना अधूरा रह जाता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ऐसे स्टूडेंट्स को एयरफोर्स की सिलेक्शन की प्रोसेस से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पहुंचाना ही है। आज की वीडियो में हम एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम प्रोसेस, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ट्रेनिंग एवं ज्वाइनिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी जानकारी दी जाने वाली है उसे एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक बार वेरीफाई किया गया है। इसलिए आप इसमें बताई गई जानकारी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड हर समस्या का समाधान मिलता है। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में 3 पोस्ट के लिए भर्ती होती है: ऑफिसर्स, नॉन ऑफिसर्स और सिविलियन पोस्ट। ऑफिसर्स और सिविलियंस की सिलेक्शन पोस्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। इस वीडियो में हम नॉन ऑफिसर्स पोस्ट के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे। नॉन ऑफिसर्स की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट को एयरमैन कहते हैं। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक्स ग्रुप और बाय ग्रुप। एक्स ग्रुप के एयरमैन का जॉब प्रोफाइल टेक्निकल होता है, इसलिए इसे टेक्निकल ट्रेड भी कहते हैं। जबकि बाय ग्रुप में ज्वाइन करने वाले एयरमैन का जॉब प्रोफाइल नॉन टेक्निकल होता है, इसलिए इसे नॉन टेक्निकल ट्रेड भी कहते हैं। सबसे पहले हम एज लिमिट के बारे में जानते हैं। असल में ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि आप कभी कभी पढ़ेंगे या सुनेंगे एज लिमिट 16 से 20 है। कभी कभी आप ये भी पढ़ सकते हैं कि एज लिमिट 16.5 से 20.5 है, और कभी कभी ये भी देखने या पढ़ने को मिल जाता है कि एज लिमिट 17 से 21 है। आखिर सही एज लिमिट क्या होती है? आज आपके एज लिमिट से जुड़े हुए सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। असल में एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती साल में 2 बार होती है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। और इस पूरी प्रोसेस में 1 साल का समय लग जाता है। मतलब जो जनवरी में भर्ती होती है उसका नोटिफिकेशन 1 साल पहले जनवरी में ही आता है और जनवरी में ही फॉर्म भरे जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार से जुलाई वाले सिलेक्शन में भी होता है। अब आप यहाँ पर एक बात को अच्छे से समझ लें, फॉर्म भरने और एनरोलमेंट होने में 1 साल का अंतर होता है। अगर फॉर्म भरते समय आपकी एज 20 होती है तो एनरोलमेंट के समय आपकी एज 21 हो जाती है। इसलिए अगर आप एज लिमिट 16 से 20 पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो जो बताने वाला है, जो आपको एज लिमिट बता रहा है, वो एग्जाम के फॉर्म भरने के हिसाब से बता रहा है। और अगर आप एज लिमिट 17 से 21 पढ़ रहे हैं तो वो इनरोलमेंट के हिसाब से बता रहा है। दोनों ही सही हैं। कुल मिला के आप केवल इतना ध्यान रखें कि एयरफोर्स को इनरोल करते समय, मतलब ज्वाइन करते समय, आपकी एज की लिमिट 17 से 21 के बीच में होनी चाहिए। वैसे जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इस डेट ऑफ बर्थ से इस डेट ऑफ बर्थ तक के स्टूडेंट ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड आई होप कि मैंने आपका काफी हद तक कंफ्यूजन दूर भी कर दिया होगा। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। एक्स ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 12th नॉन मेडिकल से 50% या उससे अधिक मार्क्स से पास की हुई होनी चाहिए। यहाँ पर यह भी जरूरी है कि आपके मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश में इंडिविजुअल भी 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। बाय ग्रुप के लिए परसेंटेज तो इतने ही चाहिए, लेकिन स्ट्रीम का कोई बाउंडेशन नहीं होता। मतलब मेडिकल वाला, नॉन मेडिकल वाला, कॉमर्स वाला या फिर आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी बाय ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, पर इंग्लिश में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स जरूर होने चाहिए। अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न और प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम का मोड ऑनलाइन होता है और सेंटर्स लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं। एक्स ग्रुप का एग्जाम 1 घंटे का होता है। इसमें 70 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 25 फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। ये एग्जाम ऐसे नहीं होता कि आपको एक साथ मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स के क्वेश्चन मिल गए हों। पहले आपको 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे और 20 मिनट के बाद यह विंडो बंद हो जाएगी। फिर कुछ देर के बाद 20 मिनट के लिए फिजिक्स वाली विंडो खुलेगी। आपको 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और अंत में 20 मिनट के लिए इंग्लिश वाली विंडो खुलेगी। इसलिए इस एग्जामिनेशन में हमें टाइम और स्पीड का विशेष ध्यान रखना होता है।
वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए 45 मिनट का समय होता है और 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 30 क्वेश्चन रागा के होते हैं। रागा का मतलब यहाँ पर है रीजनल एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स और नॉर्मल मैथमेटिक्स के इक्वेशंस पूछे जाते हैं और इसे सॉल्व करने के लिए विंडो 25 मिनट के लिए खुलती है। इंग्लिश का पेपर सेम 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के हिसाब से होता है। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट दोनों ही एग्जाम्स दे सकते हैं, मतलब वो एक्स ग्रुप और बाय ग्रुप दोनों में अपीयर हो सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट एक्स और बाय दोनों ग्रुप के एग्जाम दे रहा है तो फिर क्वेश्चंस 100 हो जाते हैं और टोटल टाइम उसे 85 मिनट्स का मिलता है। स्टूडेंट्स तुक्के नहीं मारें, इसलिए नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर एक क्वेश्चन का आंसर आप गलत देते हैं तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्क काउंट होता है। मतलब आपने 4 सवालों के जवाब गलत दे दिए तो आपके एक सही सवाल का अंक काउंट नहीं होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद मेरिट तैयार होती है। मेरिट सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के आधार पर तैयार होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी स्टूडेंट का फाइनल कट ऑफ तो ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसके किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, मैथ्स में या फिर इंग्लिश में या फिर रागा में जो कट ऑफ है उससे कम मार्क्स रह जाते हैं। इस कारण उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता। मेरिट तैयार होने के बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट को फिजिकल और मेंटल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और ये टेस्ट एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर्स पर होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे 15 एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर्स हैं। फॉर्म भरते समय आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 3 AFCs के नाम चूज करते हैं। जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो फिर आपकी चॉइस के हिसाब से ही आपको एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट वाले एग्जामिनेशन को फेज 2 एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इसमें 3 टेस्ट होते हैं: फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। ये तीनों ही टेस्ट क्वालिफायर टेस्ट होते हैं। मतलब जब आप एक टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तभी आप दूसरे टेस्ट में अपीयर होते हैं। मतलब आपने PFT क्वालिफाई कर लिया तो आप अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में अपीयर हो पाएंगे। अगर आपने अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को क्वालिफाई कर लिया तभी आप अडेप्टेबिलिटी 2 टेस्ट में अपीयर हो पाएंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग 6.5 मिनट में पूरी करनी होती है। 10 पुशअप करने होते हैं, 10 सिटअप्स करने होते हैं और 20 स्क्वाट्स करनी होती हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आप दूसरे लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में 2 रिटर्न पेपर होते हैं। ये MCQ बेस्ड होते हैं। पहले पेपर का नाम होता है DFT, मतलब डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं जिन्हें आपको 15 मिनट में सॉल्व करना होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। जो दूसरा टेस्ट होता है उसका नाम होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको 45 क्वेश्चंस मिलते हैं और 30 मिनट का समय मिलता है। जो शुरुआत के 5 या 7 क्वेश्चंस होते हैं वो तो जनरल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड होते हैं। मतलब आपको एक सिचुएशन बता दी जाती है और उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रात में आप सो रहे हैं और आप अपने पड़ोसी की आवाज़ सुनते हैं, आग आग आग, तो आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बाहर जाके देखेंगे या फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे या उसे अनदेखा करके सो जाएंगे। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक चुनना होता है। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी मेंटलिटी का पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि आप सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। इस टेस्ट में ग्रुप डिस्कशन होता है। 15-15 कैंडिडेट्स के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और सभी को एक टॉपिक दिया जाता है। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए 4 से 5 मिनट का समय भी दिया जाता है। समय जब पूरा हो जाता है तो कैंडिडेट को पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है 1 मिनट में और उसके बाद दिए गए टॉपिक पर जो उसके व्यूज़ हैं वो उसको एक्सप्लेन करने होते हैं और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेना होता है। जब कैंडिडेट इन तीनों टेस्ट में क्वालिफाई हो जाता है तो फिर उसका मेडिकल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाता है। एक्स और बाय ग्रुप के मेडिकल टेस्ट को पास करने के लिए आपकी मिनिमम हाइट 52.6 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जहाँ तक वेट का सवाल है तो वो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से चेक किया जाता है। मतलब आपकी हाइट देखी जाती है और आपकी उम्र देखी जाती है।
यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक लिस्ट अटैच कर दी है जिसमें उम्र और लंबाई के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए वो दिया गया है। जहाँ तक चेस्ट का सवाल है तो इनहेल करने के बाद आपकी चेस्ट का साइज कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। ईयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए हियरिंग से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब 6 मीटर दूर से बहुत तेज़ आवाज़ भी दोनों कानों से साफ साफ सुनाई देनी चाहिए। जहाँ तक डेंटल हेल्थ का सवाल है तो मसूड़े और दांत एकदम स्वस्थ होने चाहिए और कम से कम 14 डेंटल पॉइंट्स भी होने चाहिए। ये डेंटल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसका एक पिक्चर अटैच कर दिया है। ईयरफोर्स के मेडिकल टेस्ट में कंप्लीट हेल्थ चेकअप होता है, मतलब आपकी हर चीज़ चेक की जाती है, आपका स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी, आपकी एनाटॉमी, और चेक किया जाता है कि आपको किसी भी तरह की कोई छोटी या बड़ी बीमारी तो नहीं है, और ये चेक किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी दुनिया के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, कैसी भी क्लाइमेट में कर सकते हैं। जहाँ तक बॉडी टैटूज का सवाल है तो परमानेंट टैटूज अलाउ नहीं है, खास तौर पर शरीर के उन हिस्सों में जो सामने से दिखाई देते हैं। फिर भी कुछ केसेज में अगर वो ट्रेडिशन से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत लिवरेज मिल जाता है। ईयरफोर्स ज्वाइन करते समय आपकी आई साइट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। एक्स ग्रुप के लिए जो विजन है वो 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लास, और बाय ग्रुप के लिए 6/36 होना चाहिए विदाउट ग्लास, और विद ग्लास विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। जहाँ तक पावर का सवाल है तो एक्स ग्रुप के लिए -0.5 से +2 तक अलाउ होता है, और बाय ग्रुप के लिए -3.5 से +3.5 के लिए अलाउ होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने एक्स और बाय ग्रुप के लिए तीनों एग्जामिनेशन फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए चर्चा कर ली। अब हम ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट होने के बाद प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट तैयार होती है। ये मेरिट के आधार पे तैयार होती है, और जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें जो प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट हुए थे, मतलब जो सबसे पहले आपने फिजिक्स का, मैथ्स का, इंग्लिश का और रागा का एग्जामिनेशन दिया था, उसके आधार पर ये प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट तैयार होती है। कईयों बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने सारे पैरामीटर्स को क्वालिफाई कर लिया लेकिन फिर भी आपका नाम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि जब वो फाइनल मेरिट बनती है सारे पैरामीटर्स को क्लियर करने के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट बनती है उसका आधार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं शुरुआत वाले, उसके आधार पे वो तैयार होती है। जब आपका एक बार PSL में नाम आ जाता है तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ट्रेनिंग 9 मंथ की होती है जिसमें बेसिक और ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग होती है। बेसिक का मतलब एक्स और बाय ग्रुप दोनों के लिए सेम होती है। जो ट्रेड रिलेटेड होती है वो एक्स ग्रुप की अलग और बाय ग्रुप की अलग होती है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,700 के करीब स्टाइपेंड भी मिलता है। के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब ज्वाइनिंग के बाद प्रमोशन की प्रोसेस भी होती है, सैलरी का स्ट्रक्चर भी होता है, कितनी क्या छुट्टियां मिलती हैं, सब कुछ होता है। चूँकि ये वीडियो पहले से ही बहुत बड़ा हो गया है इसलिए मैं इसको और ज़्यादा नहीं खींचूंगा। अब जो सैलरी और प्रमोशन की बातें हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसको आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट वास्तव में सही और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर उनके बीच में रिकमेंड कीजिए। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। बेस्ट ऑफ लक।